नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत और चीन से जुड़ी हुई, जिसमें आपको बताएंगे कि एलएसी विवाद के बीच भारत के साथ आ गया है ऑस्ट्रेलिया और चीन के खिलाफ उठाएगा ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से तनाव के बीच भारत अमेरिका से तुरंत खरीदेगा खतरनाक ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, तनाव यहाँ पर चरम पर है और ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खतरनाक से खतरनाक ड्रोन तुरंत अमेरिका से खरीदे जाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकता है संसद का दोनों सदन। कोरोना के खतरे के चलते ये बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी और भारत की सेना पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। एलएसी विवाद के बीच भारत के साथ आया ऑस्ट्रेलिया, चीन के खिलाफ उठाएगा ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया के एक कदम ने ड्रैगन को गंभीर सोच में डाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रति अपने झुकाव को दर्शाने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। यह 2 दिवसीय युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं पूर्वी हिंद महासागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी। जून से अब तक यह भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। बुधवार और गुरुवार को होने वाले इस नौसैनिक अभ्यास को लेकर चीन चिंता में पड़ गया है, क्योंकि यह भारत के साथ उसके सीमा विवाद और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच आयोजित हो रहा है। भारत की तरफ आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कारमुक इस नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जबकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की ओर से HMAS होबार्ट नजर आएगा। बता दें कि होबार्ट पोत की क्षमताओं को देखते हुए इसे डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक भी कहा जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत अमेरिका से तुरंत खरीदेगा ये खतरनाक ड्रोन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 30 जनरल एटॉमिक्स MQNA रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह सौदा लगभग $3 बिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए में होगा। रक्षा मंत्रालय ने आंतरिक बैठकों के बाद 6 रीपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों की प्रारंभिक लॉट की खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए ये 6 ड्रोन अमेरिका से तुरंत खरीदे जाएंगे। सेना के तीनों अंगों को फिलहाल 2-2 ड्रोन मिलेंगे। सेना से जुड़े सूत्रों ने आज तक को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की आगामी बैठक से पहले 30 ड्रोनों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा जाएगा। अनुबंध को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। लगभग $600 मिलियन के 6 MQ-9S अगले कुछ महीनों में एकमुश्त पैसे देकर खरीदे जाएंगे और तीनों सेनाओं को दे दिए जाएंगे। वहीं बाकी 24 ड्रोन अनुबंध में विकल्प के तहत अगले 3 वर्षों में हासिल कर लिए जाएंगे। इनमें से तीनों सेनाओं के 8-8 ड्रोन फिर दिए जाएंगे। यह सौदा पिछले 3 वर्षों से पाइपलाइन में है। साल 2017 में यह अत्याधुनिक ड्रोन सिर्फ भारतीय नौसेना के खरीदा जाना था, लेकिन बाद में इसे तीनों सेनाओं के लिए खरीदने का फैसला लिया गया। सरकार ने 2018 में अमेरिका द्वारा भारत को बिक्री के लिए MQ-9 के सशस्त्र संस्करण को मंजूरी दे दी थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा हार्डवेयर खरीद में AON औपचारिक रूप से पहला कदम है। AON मामलों को अनुबंध में बदलने के आमतौर पर कई साल लगते हैं। हालांकि ड्रोन खरीद को लेकर माना जा रहा है कि इसे बेहद छोटे समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। इसे अमेरिकी सरकार के साथ भारत सरकार समझौते के तहत फास्ट ट्रैक के जरिए खरीदेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकते हैं संसद के दोनों सदन। कोरोना के खतरे के चलते हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है। संसद का सत्र 1 अक्टूबर तक के लिए बुलाया गया था, लेकिन संसद भवन में कोरोना के मामलों को देखते हुए इसे समय से पहले खत्म करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही को आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन और चल सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में किसान बिल पारित करवाए जाने के खिलाफ बहिष्कार का ऐलान किया था। लोकसभा में आज सरकार और विपक्षी दलों के बीच एक बैठक होने की संभावना है, जिसमें यह फैसला होगा कि विपक्ष आज भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेगा कि नहीं। सरकार की कोशिश है कि आज ही दोनों सदनों में उसकी प्राथमिकता वाले सभी बिलों को पारित करवा लिया जाए। हालांकि राज्यसभा में पिछले 2 दिनों में व्यवधान होने से बिलों को पारित नहीं करवाया जा सका। माना जा रहा है कि इसीलिए राज्यसभा जरूरत पड़ने पर एक दिन और चल सकती है। राज्यसभा में आज मजदूर और कामगारों से जुड़े श्रम कानूनों को पारित करवाए जाने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीनी सामानों का बहिष्कार रहेगा जारी, त्योहारी सीजन में मिलेगा 40,000 करोड़ रुपए का झटका। जी हां दोस्तों, व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दावा किया है कि इस त्योहारी सीजन में चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। कैट ने कहा कि भारतीय जो एक बार जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं। कैट ने सरकारी आंकड़ों के आधार बनाते हुए कहा कि इस साल अप्रैल से अगस्त माह के दौरान चीन से होने वाले आयात में 27.63% की गिरावट आई है। कारोबारी संगठन का कहना है कि यह तो बानगी है, असली झलक तो दिवाली के आसपास दिखेगी। कारोबारी संगठन ने बीते 10 जून से ही भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसकी सफलता इस कमी से दिखाई देती है। कैट ने कहा यह कमी चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि इसी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि चीन के सामान की आयात कम करने की भारत की हैसियत नहीं है। कैट महामंत्री प्रमीण खंडेलवाल ने कहा कि उनके लंबे चौड़े दावों के बावजूद अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में चीन से आयात में उल्लेखनीय कमी आई है। खंडेलवाल ने कहा कि संसद में कल ही ये जानकारी दी गई कि अप्रैल से अगस्त के दौरान चीन से भारत का आयात 27.63% घट गया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने इसे चीन के दुष्चक्र से भारतीय व्यापार को मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि चीन को एक और झटका मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये झटका होगा त्योहार के सामान का आयात रुकना। ज्ञात हो कि अभी तक भारत में दिवाली सहित अन्य कई त्योहारों के मौके पर हर साल चीन से करीब 40,000 करोड़ रुपए का सामान आता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद, लद्दाख में भारत की आक्रामक रणनीति से बैकफुट पर आया चीन, मानी ये शर्तें। जी हां दोस्तों, पिछले 5 महीनों से बॉर्डर पर अपने नापाक इरादों को पूरा करने में जुटे चीन को आखिरकार भारत की बातें माननी ही पड़ी। लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को भारत और चीन की सेनाओं ने इस बात पर मंजूरी जताई है कि दोनों ही अब बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। लद्दाख सीमा के अलग अलग हिस्सों में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा था, लेकिन उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। अब जब बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने अपना रुख बिल्कुल भी हल्का नहीं किया, तो चीन को बातचीत की टेबल पर आकर समझौता मानना पड़ा। अब सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ाएंगे दोनों देश। मई के बाद से ही जब तनाव की स्थिति पैदा हुई और अगस्त तक खिंचती चली गई, तब दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती कर दी। इसकी शुरुआत चीन ने की थी। चीन लगातार LAC के उस पार 50,000 के करीब सैनिकों को जुटा रहा था, जिसके जवाब में भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। यही कारण रहा कि बार बार युद्ध जैसी बातें की जाने लगी। इस बीच मंगलवार को दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। 14 घंटे की बैठक में ये बात सामने आई कि अब दोनों देश बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। साझा प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच विवाद पर खुलकर बात हुई। आगे कोशिश रहेगी कि बात होती रहे और सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम किया जाए। इसी बातचीत में अभी और सैनिक न बुलाने की बात हुई है, लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि चीन इससे पहले भी ऐसे वादे करके भूलता रहा है। चीन की ओर से शुरुआती वक्त में लगातार बातचीत के लिए अपनी तरह से मुद्दे उठाए गए, लेकिन अगस्त के बाद पूरा पासा ही पलट गया। दरअसल 29-30 अगस्त की रात को जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, उसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इसी के बाद भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाया और लद्दाख बॉर्डर पर अलग अलग पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया। ये सभी वही पहाड़ी हैं जो युद्ध और रणनीति के हिसाब से अहम हैं। बीते दिनों ही भारतीय सेना ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रिजांगला, राचनाला, मोकपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर अपना कब्जा जमा लिया था। रणनीतिक तौर पर बढ़त के साथ ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखा। सेना की ऐसी टुकड़ियों को आगे रखा गया जो पहाड़ी इलाकों की एक्सपर्ट हैं, और चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए लगातार बॉर्डर के पास सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। लेह बेस से लगातार सैनिक बॉर्डर की ओर जाते रहे। यही कारण रहा कि चीनी सेना को संख्या बल से भी मात दी गई। इतना ही नहीं, भारत ने बॉर्डर इलाकों बोफोर्स और अन्य आर्टिलरी को भी तैनात कर दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। थल सेना का साथ देने के लिए वायुसेना भी लद्दाख बॉर्डर क्षेत्र में रही। वायुसेना की ओर से लगातार निगरानी की जा रही थी। इसके अलावा लद्दाख के आसमान में सुखोई, मिग, मिराज के साथ साथ नए नवेले राफेल ने भी उड़ान भरी और दुश्मन को चेता दिया कि उसका हर सामना करने को भारत तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर हिंदुस्तान के एक्शन से खौफ में चीन, जिनपिंग की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, LAC पर हिंदुस्तान की तरफ से जो एक्शन लिया गया वैसा अब तक नहीं हुआ था। भारत ने लद्दाख के आसमान में जो कुछ किया उससे चीन खौफ से इस कदर भर गया कि उसकी नींद उड़ गई। जिनपिंग की बौनी सेना किलर मिसाइल दागने लगी। रविवार को हिंदुस्तान के राफेल अचानक LAC पर पहुंच गए, पहाड़ों के ऊपर गरजना करने लगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब अंबाला एयरबेस पर तैनात हिंदुस्तान के तूफान यानी राफेल अचानक लद्दाख में एयर सर्विलांस पर पहुंच गए। ये चीन को हिंदुस्तान का डायरेक्ट मैसेज है कि नीचे हिंदुस्तान के जवान और ऊपर हवाई तूफान पूरी तरह से चीन को तबाह करने के लिए तैयार है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो बर्बाद हो जाएगा। फ्रांस से आए भारत के 4 राफेल इस वक्त अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। वो महीने भर से हिमाचल की चोटियों में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चीन की
चाल को देखते हुए रविवार को राफेल ने लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में पहली बार उड़ान भरी। राफेल के साथ कुछ मिराज फाइटर जेट भी थे। आगे राफेल गरज रहा था और पीछे मिराज दहाड़ रहे थे। असल में चीन एलएसी पर 4 महीने से साजिश रचने के लिए घात लगाए बैठा है। इसी की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टेंशन हाई है। अगर हिंदुस्तान डिफेंसिव हुआ तो ड्रैगन घुसपैठ करेगा। यही वजह है कि भारतीय फौज पूरी तरह से ऑफेंसिव है। भारत चीन के खिलाफ बहुत ही आक्रामक है। इसी के तहत एलएसी पर पहली बार राफेल विमान को रवाना कर दिया गया ताकि चीन को साफ संदेश मिल जाए। राफेल को लद्दाख के आसमान में प्रैक्टिस के तौर पर उड़ाया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट लद्दाख के इलाके, वहां के मौसम और वातावरण से पूरी तरह परिचित हो जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर गुस्ताख चीन का पक्का इलाज किया जा सके। चीन से युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए राफेल को अलर्ट मोड में रखा गया है। लद्दाख के आसमान में सिर्फ राफेल या मिराजी उड़ान नहीं भर रहे हैं। हिंदुस्तान का सुखोई तो हर घंटे सॉटी लगाकर चीन की चाल पर नजर रख रहा है। यानी एलएसी पर अभी सबसे आगे सुखोई को रखा गया है। उसके पीछे राफेल, मिग-29 और मिराज जैसे तबाही मचाने वाले विमान पूरी तरह से युद्ध मोड में है। चीन को पल भर में परास्त करने के लिए हिंदुस्तानी वायुसेना पूरी तरह से रेडी है। हिंदुस्तान ने एलएसी पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग-29 और राफेल को तैनात कर रखा है। इसके साथ ही चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी फॉरवर्ड एयरबेस पर भेज दिया गया है। अगर चीन से युद्ध हुआ तो घनघोर होगा। ऐसा होगा जिसकी ड्रैगन ने कल्पना तक नहीं की होगी। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला, अपनी सैन्य शक्ति का दम भरने वाला चीन बेनकाब हो जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को चुभ रही पैंगोंग त्सो की चोटियों पर भारतीय सेना की पकड़, भारत ने बैठक में दिया दो टूक जवाब। जी हां दोस्तों, लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मोल्डो में सोमवार को हुई छठे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता में भारत ने चीन से अप्रैल-मई वाली जगह पर वापस जाने पर जोर दिया। भारत ने दो टूक चीन से 5 महीने पहले वाली यथास्थिति को कायम करने को कहा है। हालांकि पूरी बातचीत के दौरान चीन को भारत की पैंगोंग त्सो की चोटियों पर पकड़ काफी चुभती रही। सूत्रों के अनुसार भारत और चीन जमीन पर एक दूसरे से बातचीत जारी रखने और स्थिति के उग्र होने से बचने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि चीन ने भारत द्वारा 29 अगस्त के बाद पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट की चोटियों पर कब्जा जमाए जाने को लेकर भी बातचीत की। इस दौरान चीन ने कहा कि भारतीय सेना उस जगह को खाली करे। 14 कोर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और उनके संभावित उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ बैठक में शामिल हुए थे। यह बैठक चीन की ओर मोल्डो में हुई थी। तकरीबन 13 घंटे तक चली इस बैठक की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जो कि रात 11 बजे तक चली। दोनों पक्षों के कोर कमांडर 1 महीने से अधिक समय के बाद मिले। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कम से कम 3 बार गोलीबारी की घटनाएं भी हुई। 4 दशकों से भी ज्यादा समय बाद LAC पर फायरिंग हुई थी। बैठक के बाद चीन ने क्या कहा? कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ कोर कमांडर स्तर की छठे दौर की वार्ता 21 सितंबर को हुई, जिसमें दोनों देश सीमा मुद्दे पर बातचीत आगे जारी रखने और चर्चा करने पर सहमत हुए। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने प्रवक्ता वेंग वेनबिन का हवाला दिया, जिन्होंने कहा भारत और चीन के बीच कल छठे दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई, जिसमें आगे की चर्चा जारी रखने पर सहमति से पहले दोनों देशों ने वर्तमान सीमा की स्थिति पर अपनी बातें रखी। मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों ने की थी मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन से अलग 10 सितंबर को रूस के मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समक्ष वांग यी के बीच बैठक हुई थी। इसमें दोनों पक्ष सीमा विवाद हल करने पर एक सहमति पर पहुंचे थे। इन उपायों में सैनिकों को जल्दी से हटाना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना, सीमा प्रबंधन पर सभी समझौतों एवं प्रोटोकॉल का पालन करना और LAC पर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाना शामिल था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर बड़ा ऐलान, खाते में 4000 रुपए डालेगी सरकार, दौड़ी खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में सरकार अलग से हर साल 4000 रुपए अकाउंट में डालेगी। गौरतलब है कि किसानों को अभी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार हर साल 6000 रुपए देती है। अब शिवराज सरकार राज्य के किसानों को अपनी तरफ से 4000 रुपए उन्हें और देगी। इस ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश के किसानों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए प्रथम चरण में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत PM सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में कुल 4000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। किसान का कल्याण मेरे जीवन का ध्येय है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से हमने ये फैसला किया है कि इनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही
रही हैं, जैसे RCB 6 के अंतर्गत राहत देना, PM किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पर ऋण देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा आदि सभी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित करके लागू करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने 0 ब्याज दर पर ऋण की योजना को फिर से लागू किया, किसान सम्मान निधि और बीमा योजना का पूरा हित लाभ दिया, खाद्यान्न उपार्जन कर 27,000 करोड़ से अधिक भुगतान किया। हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे मोदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले वाले 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जिन राज्यों के नेताओं के साथ संवाद करेंगे उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब शामिल है। देश में कोविड संक्रमण के 63% से भी अधिक सक्रिय मामले इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ही हैं। इसके अलावा कुल पुष्ट मामलों का 65.5% और 70% भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पंजाब और दिल्ली में हाल ही में कुल मामलों की संख्या में काफी तेज वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में मृतकों की संख्या भी काफी बढ़ी है। इन राज्यों में मृत्यु दर CFR 2% से अधिक है, जो कि मृत्यु दर का उच्च औसत है। केंद्र सरकार देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ प्रभावी सहयोग और समन्वय के साथ उनका नेतृत्व कर रही है। केंद्र सरकार उनकी स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी लगातार सहायता कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स के सहयोग से किए गए EICU टेली परामर्श के माध्यम से ICU का संचालन करने वाले डॉक्टरों की नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को काफी हद तक बेहतर किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तर की समीक्षा ने अस्पतालों तथा कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। केंद्र नियमित रूप से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करने और सकारात्मक मामलों की प्रबंधन, निगरानी, परीक्षण तथा कुशल नैदानिक प्रबंधन के लिए विभिन्न दलों की नियुक्ति कर रहा है। ये केंद्रीय दल स्थानीय अधिकारियों को समय पर निदान उपलब्ध कराने और कार्रवाई से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद के बीच अब नेपाल की हिमाकत, बॉर्डर पर आने जाने की घटाई टाइमिंग। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ महीनों से चल रही तल्खी के बीच एक नया मामला सामने आया है। नेपाल ने बॉर्डर पर आवागमन के लिए खीरी जिले की सीमा पर समय करीब 7 घंटे कम कर दिया है। इससे भारत से नेपाल जाने वाले वाहन घंटों तक बॉर्डर खुलने के इंतजार में खड़े रहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें होती हैं। SSB कमांडेंट ने इस मामले को DM शैलेंद्र सिंह को बताया। DM ने नेपाल के कंचनपुर के CDO को पत्र लिखकर पहले की तरह टाइमिंग रखने की मांग की है। सूचना गृह मंत्रालय को भी भेज दी गई है। खीरी जिले में पड़ने वाली नेपाल सीमा से नेपाल और भारत के लिए आवागमन होता है। गैरी फंटा बॉर्डर सहित अन्य जगहों पर आवागमन के लिए पहले जो टाइमिंग थी वह सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक थी, लेकिन नेपाल के अधिकारियों ने इसको घटाकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया है। करीब 7 घंटे आवागमन की टाइमिंग कम कर दी गई है। इससे मालवाहक वाहन बॉर्डर पर घंटों तक खड़े रहते हैं। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है। बॉर्डर से सटे दोनों देशों के ग्रामीणों के बीच आपसी संबंध होने के कारण उनको भी आवागमन में दिक्कत हो रही है। SSB कमांडेंट मुन्ना सिंह ने नेपाल की ओर से कम की गई आवागमन की टाइमिंग को लेकर DM शैलेंद्र सिंह को सूचना दी। DM ने इस मामले को लेकर नेपाल के कंचनपुर जिले के CDO को पत्र लिखकर पहले की तरह आवागमन का समय रखने को कहा है। बताया जाता है कि यह मामला गृह मंत्रालय को भी बताया गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, LAC पर बढ़ाई सैनिकों और टैंकों की तैनाती। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई पर 972 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का डेप्सांग मैदानी इलाका विवाद का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए यहां दोनों ही देशों ने अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। यहां से चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन महज 7 किलोमीटर दूर है। दरअसल यहां चीन अपनी सेना की तैनाती करके डेप्सांग घाटी, अक्साई चीन और दौलत बेग ओल्डी पर एक साथ नजर रख रहा है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इस इलाके में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन कैमल की तैनाती करने का फैसला लिया है। डोकलाम विवाद के समय से लंबित यह योजना अब चीन के साथ ज्यादा टकराव बढ़ने पर जमीन पर उतारी जा रही है। डेप्सांग का मैदानी इलाका भारत के सब सेक्टर नॉर्थ के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर तो दूसरी ओर चीनी नियंत्रित अक्साई चीन के बीच सैंडविच है। इस विवादित क्षेत्र में 2013 और 2015 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2 बड़े गतिरोध हो चुके हैं। 2013 में दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने रही थी। इसके
इसके बाद भी अक्सर दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, लेकिन अब तक मामूली झड़प तक ही विवाद सीमित रहा है। देप्सांग मैदानों का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति है। जानकार भी मानते हैं कि चीन के लिए पैंगोंग एरिया सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य देप्सांग है। पूर्वी लद्दाख की सीमा LAC पर भारत की अंतिम चौकी दौलत बेग ओल्डी के पास चीन ने करीब 50,000 सैनिकों और T-90 रेजिमेंट की तैनाती की है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने स्पाइक LR और मिलन 2T ATGM के साथ तैनात किया है। शुक्रवार को चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में भी पूर्वी लद्दाख और अत्यधिक ऊंचाई वाले अन्य संवेदनशील सेक्टरों के अग्रिम इलाकों में बलों और हथियारों का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधों पर भी विचार विमर्श किया गया। अब भारत ने बैक्ट्रियन कैमल को दौलत बेग ओल्डी और देप्सांग में तैनात करने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए पेट्रोलिंग का काम काफी दुष्कर माना जाता है। लेह लद्दाख में मौसम के लिहाज से बैक्ट्रियन कैमल ज्यादा कारगर है। ये ऊंट 170 किलो तक वजन लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।